ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमने पढ़ लिया। जो एक्टिव और पैसिव हमने बताया था कि वे ये क्रियाएं हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पे जो है वो दारमदार रहती हैं, ये खिंचाव और रिलैक्स। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की तरफ चलेंगे, जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन का शायद मैंने आपको समझा भी दिया था कि वेंटिलेशन जैसे ये यहाँ खिड़की है, इससे क्रॉस हो रहा है, हवा जा रही आ रही है, तो ये वेंटिलेशन है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होता है? प्रति मिनट फेफड़ों द्वारा जितनी वायु की मात्रा का आदान प्रदान किया जाता है, प्रति मिनट आदान प्रदान किया जाता है, उसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। जितना फेफड़े के अंदर हवा आई और गई, यानी ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, इसे लीटर प्रति मिनट निष्कासित वायु पर मिनट एक्सपायर्ड एयर में मापा जाता है। निष्कासित वायु, इसकी सामान्य से अधिक मात्रा हाइपर वेंटिलेशन व कम मात्रा हाइपो वेंटिलेशन कहलाती है। अगर इसकी कैपेसिटी फेफड़ों की जैसे कोरोना वायरस में हो जाता है, कम हो गई है तो वेंटिलेशन कम हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम, अब ये डेड स्पेस कहाँ रहेगा? देखिए, ऑक्सीजन आप सांस लेते हो तो ये सारी सांस तो फेफड़ों में जाती नहीं, उससे पहले जो है ऑक्सीजन वापस आती है। तो जो बीच की जो रह गई उतनी, इसको और पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का कुछ हिस्सा ही वायु कोशों एल्वियोलाई तक पहुंच पाता है। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको पीछे समझाया था कि जितनी हवा आपने ली और जितनी बाहर जो है निकाली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्यतः अंतः श्वसन के दौरान ऊपरी श्वसन मार्ग यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यूआरटी, वह श्वसन नलियों में ताज़ा वायु प्रवेश करती है जो बहिर्श्वसन के दौरान बिना किसी गैसीय आदान प्रदान के उसी कंपोजिशन में बाहर निकाल दी जाती है। मैंने आपको बताया, ये हमने ली, वहीं रही। अब वो उधर से ऑक्सीजन वाली उससे पहले तैयार हो गया, हमने उस ऑक्सीजन वाले, क्योंकि वो वायु उसमें अंदर तो गई नहीं फेफड़ों में, अब हमने ऑक्सीजन वाली बाहर निकालनी है, तो ये इतनी सी रहेगी जो है वो एज इट इज़ कंपोजिशन में रही, और इसको एज इट इज़ उसके साथ हमने जो है बाहर निकाल दिया। इसका स्थान वायु कोशों की वायु एल्वियोलर एयर ले लेती है, जो पुनः अंतः श्वसन में अंदर चली जाती है। अतः स्पष्ट है कि यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व श्वसन नली में उपस्थित वायु किसी भी गैसीय आदान प्रदान में भाग नहीं लेती। ये सच है बिल्कुल, क्योंकि वो उसी तरह अंदर आई और उसी तरह बाहर चलेगी, तो उसमें कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। इसी कारण इस स्थान को, ये जो स्थान है, इसको डेड स्पेस कहते हैं, और आयतन को मृत स्थान आयतन यानी डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। इस प्रकार टाइडल वॉल्यूम जो है वो डेड स्पेस वॉल्यूम व एल्वियोलर वॉल्यूम से मिलकर बनता है। अर्थात टाइडल वॉल्यूम बराबर है DSV प्लस AV, यानी कि डेड स्पेस वॉल्यूम जो हमने बताया, और वॉल्यूलर स्पेस, क्योंकि जो वॉल्यूलर स्पेस होता है उसमें भी आदान प्रदान इसमें एज इट इज जो है वो वापस
बाहर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है उसका। तो ये हमारे पास हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम आ गया। अब है एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये जो है डेड स्पेस था पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हमारे पास एल्वियोलर, पल्मोनरी में हमने लंग्स वाला पढ़ा, अब एल्वियोलर, एल्वियोलाई। एल्वियोलर वेंटिलेशन का कौन सा है? कुल संवाहतन या संवातन, टोटल या टाइडल वेंटिलेशन। ये हमने जो अभी टाइडल जो वेंटिलेशन है या टोटल जो वेंटिलेशन है वह मृत स्थान संवाहन, डेड स्पेस वेंटिलेशन का अंतर ही एल्वियोलर वेंटिलेशन कहलाता है। ये हमें जो डेड स्पेस है, और हमने टाइडल जो है वो वॉल्यूम पीछे अच्छी तरह से हमने पढ़ा। टाइडल वॉल्यूम जितनी अंदर जो है श्वास लिया गया और बाहर भेजा गया, वो जो है टाइडल वॉल्यूम है। और अब इसमें देखना आपने कि वो एल्वियोलर के अंदर भी, एल्वियोलाई के अंदर जो हमने वेंटिलेशन, एल्वियोलर उसमें भी तो आदान प्रदान एल्वियोलाई में भी तो हो रहा है ना। जैसे ऑक्सीजन का दाब बढ़ गया तो वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ गया तो वो वापस जो है एल्वियोलाई में आ जाएगी और बाहर जो है फेंक दी जाएगी। ऑक्सीजन बाहर से ले ली जाएगी, ऑक्सीजन का दाब एल्वियोलाई में बढ़ा हुआ है तो वो कैपिलरीज में प्रेशर के द्वारा चली जाएगी। तो ये आदान प्रदान, डिफ्यूजन कहते हैं इसको, ये इस तरह से चलता रहता है। यूपनिया नॉर्मल जो रेस्पिरेशन आप सांस ले रहे हो, इसको यूपनिया कहते हैं। आप पता ही नहीं चल रहा सांस आ रही है, ले रहे हो, जा रही है। यह सामान्य व शांति से बिना किसी जोर के श्वसन या सांस लेने की स्थिति को कहते हैं। डिस्पनिया, ये डिफिकल्ट, कठिनाई युक्त, ये बलपूर्वक सांस लेने की स्थिति होती है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका पता चेहरे के हाव भाव से चल जाता है। जैसे दौड़ने के बाद या अस्थमा की स्थिति में, अस्थमा वाले को आपने सांस लेते हुए कई बार देखा होगा। अब इसके बाद में आता है हाइपरपनिया। हाइपरपनिया कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जिसमें श्वसन की दर या गहराई दोनों बढ़ जाते हैं। दर कहते हैं आप 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हो, दर ये बढ़ गई। और गहराई कैसे? इस तरह से ये गहराई भी बढ़ जाती है। आप इंस्पायर यूं खींच के लेते हो, दिस सांस ये इसमें रिदम बनती है, ये वाली, इसको हाइपरपनिया कहते हैं। दर भी बढ़ गई और गहराई भी बढ़ गई। हाइपोपनिया, अब इसमें दोनों कम हो जाएंगे, दर भी कम हो जाएगी जैसे धीरे धीरे, और गहराई भी कम हो जाएगी। जैसे अभी आप ले ही रहे हो सांस। पोलीपनिया या पोलीपनिया एक ही बात है। यह श्वसन की वह स्थिति है जिसमें तेजी से उथली हुई व हाँफने वाली पेंटिंग सांस कहते हैं। पेंटिंग कहते हैं हाँफने को। आपने अक्सर जो है देखा होगा, गाँव में जनरली पता लगी जाता है कि जिन गायों में फुट एंड माउथ डिजीज आ जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, और उनकी जो सिकुली है वो अगर लंग्स की तरफ चली गई है, सिकुली लंग्स पे प्रभाव छोड़ गई है, तो क्या होगा, ये स्थिति आ जाएगी। वो गर्मियों में, वैसे तो सर्दियों में भी थोड़ा उनका इस तरह रहता है, लेकिन सर्दियों में कम, गर्मियों में तो ये हाँफती हैं, वो खड़ी खड़ी हिलता है पूरा शरीर उनका। इसको पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग। तो ये पेंटिंग वाली स्थिति जो है इसको पोलीपनिया या पोलीपनिया कहते हैं। एपनिया, श्वसन या श्वास का रुक जाना।
श्वास रुक गया तो समझ लो इसको एपनिया जो है कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ डेफिनेशनें हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, तो आप इनको भी आप इसको लिख भी लेना। तो हाइपरपनिया और हाइपोपनिया तो यहाँ हमने देख लिया था, पॉलीपनिया भी आ गया, लेकिन ट्रेकीपनिया नहीं आया। ट्रेकीपनिया अत्यधिक तेज श्वसन, जैसे ट्रेकी कार्डिया होता है ना, बहुत तेज हार्ट का चलना, इसी तरह से ट्रेकीपनिया बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, तेज सांस श्वसन। ब्रेडीपनिया असामान्य और धीमी श्वसन क्रिया, असामान्य। इसके बाद में जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है वो है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्यों जनरली बोल देते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। अब वो एस्फिक्सिया क्या है, कई बार वर्ड वहाँ लिखे भी होते हैं, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। तो इसे श्वास अवरोध भी कहते हैं। अपर्याप्त ऑक्सीजन के ग्रहण करने से उत्पन्न ये होता है, और एस्फिक्सिया अगर हो गया, श्वास अवरोध हो गया, तो डेथ हो जाती है, एस्फिक्सिया। इसके बाद में आपको एक और शब्द है जो आमतौर से मेडिकल में यूज होता है, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अगर ब्रेन में ऑक्सीजन का जाना कम हो जाए या कहीं किसी भी ऑर्गन पे जाना कम हो जाए, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। और जनरली ये हाइपोक्सिया के कारण जो है वो वहाँ पे ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही है ब्लड के अंदर, तो वहाँ का जो क्यों ब्लड जाएगा ज़्यादा तो जाएगी ना हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ ये दिक्कत आ सकती है। तो वो अगर हाइपोक्सिया है तो वो पार्ट जो है धीरे धीरे डेड हो सकता है हाइपोक्सिया के कारण। तो ये हमारे पास नए शब्द थे। इसके साथ में आता है स्नीजिंग, ये इसमें नहीं दिए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्नीजिंग, इसको छींकना कहते हैं, छींकना। इसके बाद में आता है हिकफ, हिचकी, और इसके बाद में आते हैं खर्राटे यानी कि स्नोरिंग। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसमें आपके इस बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको इन टर्मिनोलॉजी से परिचित करा रहा हूँ। पूछ सकते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है वो संबंधित है इसलिए। और शायद निमोनिया भी आपने शायद नहीं, इसमें नहीं है। तो पहले हम इसमें निमोनिया को देखते हैं। इसे हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं। जीवाणुओं, विषाणु अथवा रासायनिक इरिटेंट्स द्वारा फेफड़ों की सूजन को फुफ्फुसीय शोथ या निमोनिया कहते हैं। फेफड़ों की सूजन आ जाना तो उसको निमोनिया कहा जाता है। स्नीजिंग, यह एक श्वसन संस्थान की रक्षात्मक, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं ना इसको, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है स्नीजिंग, जिसमें इरिटेंट पदार्थ श्वसन मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता क्यों, जैसे कोई नाक में कोई इरिटेंट वाली कोई चीज़ आई तो आप छींकते हो, स्नीजिंग आती है आपको। तो ये इसका यही है कहना कि भी ये पहले ही सुरक्षात्मक है, ये सुरक्षात्मक, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें एक्सपायरेशन की पेशियों के ऐंठन युक्त यानी कि स्पास्मोडिक कंट्रैक्शन द्वारा नाक तथा मुंह से बलपूर्वक वायु को बाहर निकालना जो है वो छींक कहलाता है। इसमें क्या है, एक्सपायरेशन निश्वसन की पेशियों के ऐंठन यानी कि स्पास्मोडिक कंट्रैक्शन ऐंठन युक्त द्वारा नाक तथा मुंह से बलपूर्वक वायु को निकालना छींक कहलाता है। जैसे कोई ऐसी कोई चीज़ आई, छींक वो बाहर निकल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, ये ऊँटों में आप देखेंगे कभी अगर आपका सामना हुआ
तो जो चिंचड़ हैं वो क्या करते हैं, वो नाक में अगर घुसता है उसके तो वो एकदम से छींकता है, तो वो चिंचड़ जो बाहर जाके गिरता है। वो हमने कई बार ऐसा देखा है, क्योंकि चिंचड़ का पता नहीं, घूमते घूमते ऊपर से नाक के ऊपर से आया, ये धीरे से यहाँ से अंदर घुसा, जैसे ही घुसा इरिटेशन हुआ, छींका, वो जो है बाहर उसको फेंक देता है। तो ये सुरक्षात्मक यहाँ है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है ये। हिकअप, हिचकी, इसको कंठ द्वार यानी एपिग्लोटिस की ऐंठन होने, एपिग्लोटिस की ऐंठन होने तथा मध्य चप, पता नहीं क्या बोलते हो, डायफ्राम सीधा बोलो, डायफ्राम का अचानक संकुचन से थोड़ी देर के लिए तीव्र प्रश्वसन ध्वनि, इंस्पायरेटरी साउंड का निकलना जो है वो हिचकी कहलाता है। देखिए, एपिग्लोटिस की ऐंठन होने तथा डायफ्रागम के अचानक जो संकुचन होना, कंट्रैक्शन होना से थोड़ी देर के लिए तीव्र प्रश्वसन भी ध्वनि यानी कि इंस्पायरेटरी साउंड का निकलना हिचकी जो है वो कहलाता है। स्नोरिंग यानी खर्राटे, सॉफ्ट पैलेट, ध्यान से, वह कंकालक, यस, ये हमने युवल्वा में कंपन, ये हमने शायद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये रह गया था कि व्हाट इज दिस वन, युवल्वा, युवला, 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 कंकालक। ये आप जो है इसको देखते हो, मारवाड़ी भाषा में ना इसको जनरली कागली कहते हैं, कागली। आप कंठ के अंदर देखो तो एक कंठ के अंदर अगर आप देखेंगे ना, शीशे में देखोगे तो आपको ये इस तरह से एक मांस का टुकड़ा सा अंदर कंठ के अंदर यूं लटका सा मिलेगा, ये वो है, इसको कहते हैं यूवला। वो शायद मैं पीछे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उस दिन पढ़ा था, तो मैंने कहा ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं रहा ध्यान में और ये आया भी नहीं था कभी ध्यान में, सही बात है। तो ये यहाँ युवला कहते हैं इसको कागली कहते हैं। तो यह इसका नाम है कंकालक, यस। और मारवाड़ी भाषा में बोले कागली, कई बार क्या होता है बच्चों में दस्त और वो ठीक नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो क्या होता है, गाँव के अंदर जो समझदार जो लेडीज़ हैं, बुजुर्ग जो पुरानी लेडीज़ हैं, वो कहती हैं भाई इनकी कागली गिर गई, ये होता है, कागली गिर गई। यहाँ कहते हैं कि इसकी हांसली पड़ गई, हांसली पड़ गई है। तो क्या करते हैं वो दो तरीके अपनाते हैं, मैंने देखा है। तो वो कहते हैं कि एक जो है कोई इस तरह की जो हमारे पास कोई भी चाहे वो बेल हो, तो उसका जो आप इतना सा टुकड़ा तोड़ के ला के दो मेरे को, वो ला देते हैं। तो उसको बीच में जैसे बांस को काटते हैं, इस तरह से बांस की तरह उसको बीच में से काट लेते हैं। तो वो क्या है, वो बांस में काटने के बाद में दो तरफ से थोड़ा सा तीखा रह गया वो, तो वो क्या करती हैं लेडीज़, जनरली उस बच्चे को पकड़ लेती हैं और वो यूं जो है, यूं हुआ है उसी को सीधा उसके कंठ में ले जाके हल्का सा इस पे ये जो यूवला है उसमें डाल के हल्का सा यूं बाहर की तरफ खींच लेते हैं और वो उसको छोड़ देती है और वो ठीक हो जाता है। ये मैंने देखा है मेरी आंखों से, गाँव में बच्चों के यही ट्रीटमेंट करते हैं। और ये सॉफ्ट पैलेट है ना आपका, सॉफ्ट पैलेट, इसको भी वो हांसली कहते हैं या क्या कहते हैं, क्या गिर गई, कुछ ऐसा नाम लेते हैं। तो उसको भी यहाँ पेट से पकड़ के ये इसको यूँ, मैं कभी अभी क्लासें लगी तो आपको बताऊंगा, शायद आपको फर्स्ट ईयर को तो मैंने पहले उनको तो बताया था। ये इसको यूँ उठा देते हैं यूँ, और वो दस्त भी ठीक हो जाते हैं, बुखार भी ठीक हो जाता है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये मैंने मेरी आंखों से प्रैक्टिकल रूप देखा हुआ है। तो ये आ गया यूवुला। आज आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वहाँ यूवुला दिया हुआ है इस आपकी बुक में, तो आपने ये ध्यान रखना है। ये वो जिसको हम कंकालक कहते हैं, ये वो है कागली, जिसको कंठ के अंदर इस तरह पतला सा एक कागली पड़ गई जिसको कहते हैं। वो जो है वो सॉफ्ट मांस का टुकड़ा सा ही सिंपल ये होता है।
तो इसको आप अच्छी तरह देखें। तो यहाँ स्नोरिंग सॉफ्ट पैलेट व यूवुला में कंपन होने के कारण सोते समय हार्न वाली रुक्ष रफ व शोरयुक्त श्वास क्रिया को खराटे कहते हैं। तो देखिए सॉफ्ट पैलेट में कंपन होती है। अब आप इसको ध्यान से सुने। सॉफ्ट पैलेट में कंपन कब होगी? जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो लूज होगा, टाइट नहीं होगा। तो अब उसको टाइट करने के लिए क्या करें? तो अगर आप हल्का सा जो फिटकड़ी है, इसको आप जैसे फिटकड़ी का मंजन भी लोग करते हैं हल्दी मिला करके, नमक मिला करके, तो ये कुछ भी लंबी कहानी नहीं है। अगर उस समय ही वो जो कुर्ला करते समय अगर गरारा कर लें आप, गले तक उसको पानी को ले जाके 2-4 बार यूं आवाज़ निकाल के और उसको 5-7 दिन आप फेंक दें, तो वो क्या करेगी फिटकड़ी, उसको जो सॉफ्ट पैलेट है उसको हल्का सा कस देगी, टाइट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रात को जो है वो सोते समय खर्राटे जो है ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल सा एक ट्रीटमेंट है, बहुत ही सिंपल। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अब जो है हम नेक्स्ट हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ही धीरे। ये कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशनें आ गई थी क्योंकि हो सकता है कल को ये आ जाएं और आपको हो सर ये कहाँ से आ गई, ये आपके सब कोर्स में है, लेकिन इस बुक में मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने आपको इनके इससे जो है आपको अवगत करवाया। तो ये जो है अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ये हम देखते हैं क्या है। एक बात तो मैंने आपको सिंपल भाषा के अंदर बता दी है कि जहाँ पे दाब ज़्यादा होगा वहाँ से एयर हमेशा कम दाब की तरफ भागेगी। इसको आप रूल आप समझो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये सारा समझ में आ जाएगा। देखिए जब आंधी आती है, आप देखते हो आंधी आती है, तो अपने यहाँ एकदम से हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये क्या होता है, हवा का दाब हमारे यहाँ बिल्कुल कम हो गया और जहाँ ज़्यादा है वहाँ से एकदम प्रेशर के साथ आई और वो हमारे लिए, क्योंकि वो प्रेशर के साथ आई तो जो रास्ते में धूल थी उसको भी उड़ाती हुई चली आई, वो हमारे लिए आंधी बन गई। तो ये जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा, जैसे मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि अगर शुद्ध रक्त जो है वो ऑक्सीजन लेके जाएगा सेल में, ध्यान से सुनना। तो अब जब शुद्ध रक्त लेके जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन जाएगी, वो ऑक्सीजन जो है मेटाबॉलिज्म में काम ले ली जाएगी। मेटाबॉलिज्म में जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन काम ले ली जाएगी तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पहले ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो क्या हो गया, सेल में वो डिफ्यूज कर गई, अंदर चलेगी। अब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो डिफ्यूज होके वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो वापस आ जाएगी। तो जब वेन वाला ब्लड जो वापस आएगा तो वो जो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो ये थ्योरी अगर आपको याद है तो ये सिंपल सा है मैकेनिज्म, ये आपके समझ में आ जाएगा, कहीं कोई लंबी कहानी है नहीं इसके अंदर। तो इसमें हम इसको पढ़ते हैं तो अब देखें ये क्या कह रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की संपूर्ण क्रियाविधि में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना व ऊतकों से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। तो जो मैंने आपको बता दिया। अतः इस क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में ऑक्सीजन का परिवहन तथा द्वितीय भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। एक जो परिवहन क्या ऑक्सीजन लेके जा रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। तो ये है इसमें ऑक्सीजन का परिवहन, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया को कई स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑक्सीजन का विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन से इधर से ऑक्सीजन है, इस मेम्ब्रेन से इस इधर चली गई, तो ये डिफ्यूज होके आ गई, ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूज हो गई, ये आपको समझना है। श्वसन का प्राथमिक उद्देश्य ऑक्सीजन का रक्त में पहुंचना तथा यह कार्य फेफड़ों के वायु कोश एल्विलाई में बखूबी संपन्न होता है। यहाँ से ऑक्सीजन कोश के रक्त में विसरित होती रहती है, डिफ्यूज होती रहती है। वायु कोश में वायु का दबाव बढ़ जाता है, ध्यान से सुने इसको।
वायु कोश के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ दबाव वायु का बढ़ गया। जब वायु का दबाव बढ़ गया तो उसके पास ही जो है कैपिलरीज हैं, सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जैसे दबाव बढ़ा तो उधर प्रेशर के साथ वो डिफ्यूजन के कारण जो है वो अब वो ब्लड में चली गई। ब्लड में चली गई तो क्या होगा, ब्लड जो है अब इसको पूरे इसमें सर्कुलेट, ब्लड में चलेगी तो पूरे ब्लड में चलेगी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। और जब ये ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करके और सेल के अंदर पहुंची, जहां इसका विशेष काम है, जिस भी सेल में पहुंचेगी वहां क्या होगा, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ये ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन काम में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो क्या करेगी, अब ये जो वहाँ पे कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज उसके अंदर फिर डिफ्यूज हो जाएगी, वो चले जाएगी वेन्योल में, वेन्योल से जो है वेन में, और वेन से जो है वेना कावा के द्वारा फिर दाहिने जो है वो ऑरिकल में चली जाएगी, और वहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर लंग्स में चली जाएगी, लंग्स से प्योर होके फिर उसी तरह से सेम जो है ये सर्कल चलेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से इसको देखना है। तो यहाँ वायु कोशों में विभिन्न गैसों का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, उन गैसों की सांद्रता के अनुरूप होता है। क्यों होता है, जैसे ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है तो वो उसमें डिफ्यूज हो जाएगी, कार्बन है तो वो उसमें डिफ्यूज। तो इसको ये गैसों की सांद्रता के अनुरूप होता था। इन्हीं गैसों का आंशिक दाब कोशिकीय रक्त, कैपिलरी ब्लड में अलग होता है। विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों में इस अंतर के कारण गैसों का आदान प्रदान, डिफ्यूज होता है। इस अंतर को आंशिक दाब परमवता यानी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ये मैं आपको एक फोटो डायग्राम जो है बहुत ही सुंदर मेरे पास है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसका मैं आज प्रिंट निकाल के इसको कल अपने उस प्रिंट के माध्यम से मैं आपको इसको बड़ा सुंदर समझ में आएगा, क्योंकि वो डायग्राम होता है उसमें अच्छा जो है वो समझ में आ जाता है मेरे हिसाब से। आपको अगर इससे आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोशिश करूँगा मैं वो आपको दूँ। तो वायु कोशों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोशिकीय आंशिक दाब से अधिक होता है, तभी तो वो कोशिका में जाएगी। अभी मैंने बता दिया, समझा दिया, ये एक बात 2 लाइनों में समझाइए, यहीं वही बार बार आएगी। यह दाब परमणता यानी ग्रेडियंट जितनी अधिक होती है, ऑक्सीजन का विसरण यानी कि डिफ्यूजन उतना ही तीव्र गति से होता है। इस कार्य में हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन का आकर्षण भी सहायक होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है अट्रैक्ट करता है। जैसे हमेशा हम देखते हैं पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है, हमेशा से ही देखते आ रहे। तो ये इसके साथ प्रेम है, जिसको ये आकर्षण जो है वो करता है, O2 का आकर्षण करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रक्त में प्रवेश करने के बाद O2 2 प्रकार से परिवहित होती है, जो निम्न है। एक तो है फिजिकल फॉर्म में और इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो इन फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं बहुत ही कम मात्रा में जाती है ये प्लाज्मा में डायरेक्ट। तो इसमें देखते हैं इस प्रकार में रक्त द्वारा अवशोषित O2 रक्त के तरल प्लाज्मा में घुल जाती है और ऊतकों तक पहुंचती है। इस प्रकार परिवहित मात्रा O2 के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। O2 का दाब कितना, आंशिक दाब, वह इसके समानुपाती होती है। इसे विलेयकता गुणांक यानी कि सोलुबिलिटी कोफिशिएंट भी कहते हैं। सोलुबिलिटी कोफिशिएंट यानी कि 1 ml में कितनी घुलती है, तो वो सोलुबिलिटी का अंक आ जाएगा। जैसे हम टाइट्रेशन करते थे ना, आपने टाइट्रेशन किया हुआ है +2 में मेरे ख्याल में। तो टाइट्रेशन के समय क्या आता था, जैसे ही वो कलर हल्का सा आया और वो उसका मूल्यांकन आ गया, तो वो उसका हम उसको कह देते कि अब ये इसका जो है वो पॉइंट आ गया, तो हम नोट कर लेते थे कितने उस पर आया। तो इसी तरह इसका भी सोलुबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं इसको, और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ समानुपाती है ये शब्द, प्रपोर्शनेट है। इसे ml ऑफ गैस, देखिए ml ऑफ सॉल्वेंट, जैसे घुलने वाला ब्लड है,
सॉल्वेंट तो ब्लड हो गया, ऑक्सीजन उसमें 1 ml में कितनी घुली, इस ये जो है वो कितनी घुली उसमें, तो वो ये आपके पास में सोलबिलिटी कोफिशिएंट आ जाता है। इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन के लिए रक्त में इसका मान 0.021 होता है। बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन इस रूप में परिवर्तित होती है जो सीधी डायरेक्ट ही प्लाज्मा में चली जाए। अब तो ये शायद हो गया 30। तो चलो इसको अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसको नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।